देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनावों की, तो उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की तकरार हम देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ नज़र आते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलग नज़र आते हैं, लेकिन उपचुनावों को लेकर दोनों को ही यहां पर दो-दो सीटों के तहत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इस जिम्मेदारियों के तहत ये तय होगा कि क्या आप इन उपचुनावों में जीत हासिल करवा पाते हैं या नहीं। देखिए, शाली ज़ाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के साथ तमाम सारे दल हैं और देखिए दल जब होते हैं तो आपको कई समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि कई सीटें वो जीते हुए होते हैं, कई सीटें कह सकते हैं वो अपनी उम्मीदवारी वहाँ पर पेश करना चाहते हैं और यही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई एक सीट जो मीरापुर की है वो तो हमारी थी, लेकिन इसके अलावा कम से कम 2 सीटें आप हमें और दीजिए ताकि हम उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई हम आपको लगभग एक ही सीट दे सकते हैं जो आप जिस पे थे। इसके अलावा ओपी राजभर की बात करें, वो भी एक सीट मांगते हुए नजर आते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई अभी आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। संजय निषाद, जिनकी 2 सीटें ऑलरेडी हैं जो जीती हुई थी, वो भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमें भी 2 सीटें आप दीजिए, लेकिन बीजेपी उनको भी एक सीट भी देने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती। देखिए शालिनी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को जिस तरह से 37 सीटों पर जीत दर्ज करवाई और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उपचुनाव हैं उसमें अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में जब उपचुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो अखिलेश। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। जहां इंडिया गठबंधन काफी सूझबूझ के साथ मिलजुल कर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा है एकजुट होकर, तो वहीं एनडीए गठबंधन में आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में हार के बाद कुछ इस तरीके से फूट पड़ती नजर आ रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि अब एनडीए के सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कई सहयोगी दल हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं जो 1 सीट की मांग कर रही है, संजय निषाद हैं 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं और ओपी राजभर 1 सीटों की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इन 10 सीटों में से केवल 3 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों पर मैदान में उतरेगी और अपने सहयोगी दलों पर भरोसा जताते हुए उन्हें उनकी मांगों के हिसाब से सीटें सौंप देगी? और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अगर सीटें नहीं सौंपती है तो क्या ये सभी जो दल हैं वो उनसे बगावत करते हुए नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन में जाके शामिल हो जाएंगे? न्यूज रूम में मौजूद हैं, आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होकर मैदान में उतरा है, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को 2 भाइयों की उपाधि दे दी गई है, ऐसे में एनडीए गठबंधन आखिरकार क्या कर रहा है? एनडीए गठबंधन में अपने जो नेता हैं, सभी सहयोगी दल हैं, वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या करेगी? देखिए, शाली ज़ाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के साथ तमाम सारे दल हैं और देखिए दल जब होते हैं तो आपको कई समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि कई सीटें वो जीते हुए होते हैं, कई सीटें कह सकते हैं वो अपनी उम्मीदवारी वहाँ पर पेश करना चाहते हैं और यही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई एक सीट जो मीरापुर की है वो तो हमारी थी, लेकिन इसके अलावा कम से कम 2 सीटें आप हमें और दीजिए ताकि हम उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम इलाका है वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई हम आपको लगभग एक ही सीट दे सकते हैं जो आप जिस पे थे। इसके अलावा ओपी राजभर की बात करें, वो भी 1 सीट मांगते हुए नजर आते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई अभी आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। संजय निषाद, जिनकी 2 सीटें ऑलरेडी हैं जो जीती हुई थी, वो भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमें भी 2 सीटें आप दीजिए, लेकिन बीजेपी उनको भी 1 सीट भी देने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती। अनुप्रिया पटेल भी यही बात कहती हैं, उनको भी बीजेपी 1 भी सीट देने को राजी नहीं है। तो आप ये मानकर चले कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से 1-2 सीटों की मांग कर रहे हैं और बीजेपी उनकी मांग पूरी नहीं करती है, तो हो सकता है कि आपस में कुछ फूट की स्थिति यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आप देखिए कि अगर सहयोगी दलों की बात बीजेपी नहीं मानेगी तो उसके लिए आने वाले चुनाव मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यही सहयोगी दल हैं जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को एक जगह पर रखते हैं और बीजेपी को जीत वहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ती है। अगर बीजेपी जो फॉर्मूला है इसी के तहत जाती है, यानी कि जो संजय निषाद कहते हैं कि 2 सीट हमें दीजिए,
अनुप्रिया पटेल कहती हैं हमें भी एक सीट दीजिए, 3 हो गई। इसके अलावा ओपी राजभर को अगर आप एक देते हैं, 4 हो गई। अगर आप जो है जयंत चौधरी के कह सकते हैं, जो वो कह रहे हैं उनके कहने के मुताबिक 3 सीटें देते हैं तो 7 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। तो क्या बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल हो जाता है। और जाहिर बात है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अपने आप को बड़े तौर पर पेश भी करना चाहती होगी। तो कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या वाकई में सहयोगी दल अपना दबदबा कायम रखते हुए बीजेपी से कम 5-6 सीटें कहीं ना कहीं अपने पाले में ले आएंगे, या फिर बीजेपी यहाँ पर दरकिनार करते हुए कहेगी भाई अभी आप शांत बैठिए, आने वाला जब विधानसभा चुनाव होगा तब हम देखेंगे, उस समय सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन अभी तो सर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जयंत चौधरी को कुछ सीटें दे सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी जो है वो लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि जयंत चौधरी 3 सीटें मांग रहे हैं। वैसे बीजेपी अगर उनको 2 सीटें भी देती है तो आप ये मानकर चलिए कि संजय निषाद फिर कहाँ पीछे रहेंगे, बोलेंगे भाई 2 सीटें तो हमारी जीती हुई थी, कम से कम 1 सीट तो हमें दीजिए। तो यहाँ पर फिर 3 सीट हो जाती हैं। अगर ओपी राजभर भी अड़ जाते हैं तो 4 सीटें हो जाती हैं। 6 सीट पर बीजेपी जाती है। अगर 2-3 पे बीजेपी जीतती है, 2-3 पे हार होती है, तो ये बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं होगी। इसीलिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि सहयोगी दलों को मनाया जाए और कम से कम 8 या 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो उनके सहयोगी दल हैं वो मांग करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हमें 1 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और उन्हें मनाते हुए यहाँ पर खुद के दम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है जो मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में सवाल वही खड़ा हो जाता है कि अब अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, तो ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अगले चुनावों में दावेदार नहीं बनाया जाएगा? मनीष जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर कसाकसी जो है वो एनडीए गठबंधन में चल रही है, लगातार जो सहयोगी दल है वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अगर उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो किस हद तक बढ़ सकती हैं? और विधानसभा चुनावों में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम का दावेदार बनाया जाएगा या फिर नहीं? देखिए शालिनी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को जिस तरह से 37 सीटों पर जीत दर्ज करवाई और उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उपचुनाव हैं उसमें अखिलेश यादव निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में जब उपचुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो अखिलेश यादव ही लीड करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 उपचुनाव वाली सीटों में से 1 सीट जयंत चौधरी के पाले में दे दी है और बाकी 9 सीटें हैं जो अपने पाले में रखी हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे तो अब उनको 1 सीट दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जयंत चौधरी भी बगावत कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना सकते हैं, क्योंकि देखा गया अनुप्रिया पटेल आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर सरकार को घेरती हुई नजर आई, संजय निषाद भी यहाँ पर नाराजगी जताते हुए नजर आए, ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं बगावत करने की यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि एनडीए के समर्थित दल ही, एनडीए के सहयोगी दल ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब आने वाला जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है तो बेशक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिख सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य तमाम वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ से गद्दी जाए और केशव प्रसाद मौर्य के पाले में वो गद्दी आए। और स्थिति साफ है कि वो सीएम बनने का जिस तरह से ख्वाब देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकों पर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल हों, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, तमाम यहाँ पर लोगों से जिस तरह से सिलसिलेवार मुलाकात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाती है तो बेशक उसके दावेदार यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य शायद इसलिए भी कह सकते हैं कि इस तरीके से हरकतें करते नजर आ रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचा रही है। ऐसे में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा अगर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनावों में सीएम के दावेदार हो सकते हैं? नाजमिन से जानेंगे। नाजमिन, क्या लगता है कि जिस तरीके से उपचुनावों में आम चुनाव के नतीजों को लेकर हम बात करते हैं,
आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है समाजवादी पार्टी से। ऐसे में अगर उपचुनावों में भी जो कई सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ दावेदार नहीं होंगे। ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य दावेदार हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनावों की, तो उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की तकरार हम देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ नजर आते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलग नजर आते हैं, लेकिन उपचुनावों को लेकर दोनों को ही यहां पर दो दो सीटों के तहत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इस जिम्मेदारियों के तहत ये तय होगा कि क्या आप इन उपचुनावों में जीत हासिल करवा पाते हैं या नहीं। उपचुनावों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी सीट पर किसी नाम को आगे तो नहीं कर रही है, किसी भी सीट पर नाम नहीं देखा जाता, भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्हें मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें उन्हें फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट की बात की जो अब सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है वहां पर दावेदार उतारने के लिए। ऐसे में हाँ, तो ये देखा जा रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ है वो लल्लू सिंह को यहाँ पर मैदान में नहीं उतारना चाह रहे थे अयोध्या से, यानी कि फैजाबाद से। अब वो मिल्कीपुर की जो सीट है वो योगी आदित्यनाथ के खाते में लगभग चली गई है। ऐसे में अगर इस बार मिल्कीपुर की सीट पर जीत हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ पे जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आपके कारण से हार हुई है, तो उस पर साफ तौर पर एक ये कह सकते हैं कि सीधा जवाब आ जाएगा कि नहीं, मेरी तरफ से साफ इनकार किया गया था और अब मिल्कीपुर में जीत हुई है। देखिए, बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आई है, मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। जो 2019 की बात करें तो 62 सीटों पर थी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अगर हम सहयोगी दलों की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 33 से 36 का आंकड़ा पहुंच जाता है, लेकिन अकेले ही समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर मंथन करना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे हार जाती है। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप तो लगाए गए, लेकिन आरोपों के बीच में अब सीएम पद को लेकर भी कश्मकश की स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन उपचुनावों में अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई है तो बकायदा यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ ये साबित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देश प्रसाद की बात करें, फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता, समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। वहीं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी अब उनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं असर या कहें कि वो माहौल तो देखा जाएगा कि अब देश प्रसाद ने लोकसभा सीट जीती है तो वहीं विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है उनके बेटे भी जीतते हुए नजर आ सकते हैं। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस चेहरे को यहाँ से उतारती है, सीएम योगी आदित्यनाथ किस चेहरे को आगे करते हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस चेहरे को आगे करते हुए नजर आते हैं, क्या वो भी पीडीए के तहत होगा या फिर वो ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और उसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उपचुनावों के नतीजे आधारित होंगे कि वो तमाम आरोप कहीं ना कहीं अब बेबुनियादी नजर आएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सूबे में उस छवि, उस व्यक्तिगत के रूप में नजर आ सकते हैं। तो देखना काफी अहम होने वाला है। बिल्कुल, देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो योगी आदित्यनाथ पर इस आम चुनावों में हार का ठीकरा फोड़ा गया था, उत्तर प्रदेश की हार का, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब किस तरीके से अपने आप को साबित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मिल्कीपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब देश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा जा सकता है और अगर यहाँ पर उनके बेटे मैदान में उतरते हैं तो लगभग ये कहा जाएगा कि यहाँ पर जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी और देखना वही होगा कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ किस चेहरे को मौका देंगे जो यहाँ पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टक्कर देता हुआ नजर आएगा और हार की कगार पर भी पहुंचाता हुआ नजर आएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।